आज है 30 मार्च सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरें डिजिटल दुनिया की आज़ादी और चुनावी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर समाचार साझा करने वाले साधारण यूजर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी कड़े निगरानी तंत्र के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे कई कार्यकर्ता डिजिटल अधिनायकवाद कह रहे हैं। वहीं केरल के चुनावी रण में विदेशी चंदा कानून यानी एफसीआरए में संशोधन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसने चर्च और राजनीतिक दलों के बीच नई बहस छेड़ दी है। कॉर्पोरेट जगत में भी हलचल तेज है, जहां दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल ने जेपी ग्रुप की नीलामी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि उनकी जीती हुई बोली को अदानी ग्रुप के पक्ष में पलट दिया गया। इन सबके बीच जनगणना 2027 के नए नियम और मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में नए संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार अब सरकार उन व्यक्तिगत यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को भी ब्लॉक कर सकेगी जो भले ही प्रकाशक न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर समाचार साझा करते हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार बताया है। इन मसौदा नियमों के तहत सरकार को आपातकालीन स्थिति में सामग्री ब्लॉक करने और डेटा प्रतिधारण को अनिवार्य बनाने की अधिक शक्तियां मिलेंगी। इस पर आम जनता और हितधारकों से 14 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। केरल में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम यानी एफसीआरए में संशोधन एक गर्म मुद्दा बन गया है। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस के मुताबिक मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन बदलावों पर चिंता जताई है। नए नियमों के तहत सरकार विदेशी धन से बनी संपत्तियों को जब्त कर सकती है, जिससे राज्य के प्रभावशाली चर्च और धर्मार्थ संस्थान डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने भी इसे अल्पसंख्यकों के संस्थानों पर खतरा बताया है। इस विवाद ने बीजेपी के ईसाई संपर्क अभियान के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी बीजू पटनायक पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। द हिंदू की ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार दुबे ने बीजू पटनायक को 1962 के युद्ध के दौरान सीआईए का कड़ी बताया था। इस पर नवीन पटनायक ने तीखा पलटवार करते हुए दुबे को मानसिक चिकित्सक को दिखाने की सलाह दी है। बीजेपी नेता जय पांडा ने भी इस बयान को अस्वीकार्य करार दिया है। विरोध स्वरूप बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने संसदीय समिति से इस्तीफा दे दिया है। दुबे ने बाद में सफाई दी कि उनका निशाना नेहरू परिवार था, न कि पटनायक। वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि जेपी ग्रुप की संपत्तियों के लिए उनकी कंपनी ने सबसे बड़ी बोली जीती थी, लेकिन अंतिम समय में इसे अदानी समूह के पक्ष में कर दिया गया। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से इस समाधान योजना पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गीता के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि सत्य और निष्पक्षता सबसे ऊपर होनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि कम बोली के बावजूद अदानी समूह को प्राथमिकता दी गई। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च अचानक बढ़ गया है। द इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सरकारों ने चुनाव से ठीक पहले 37,000 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की घोषणा की है। पिछले एक महीने में ही नकद सहायता और पेंशन के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये सीधे मतदाताओं तक पहुंचाए गए हैं। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले की गई त्वरित कार्रवाई है। बसंत कुमार मोहंती की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल, केरल और ओडिशा में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या में भारी कमी आई है। ओडिशा में लाभार्थियों की संख्या 1.92 लाख से गिरकर केवल 1,745 रह गई है। मंत्रालय ने इसका कारण जागरूकता की कमी को बताया है, लेकिन संसदीय पैनल ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जानकारों का मानना है कि ऑनलाइन आवेदन की पेचीदगियां और फंड जारी करने में देरी इस गिरावट की मुख्य वजह है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले उत्तराखंड बीजेपी के 6 वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रिपोर्टर पीयूष श्रीवास्तव के अनुसार इनमें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और भीमलाल आर्य शामिल हैं। इन नेताओं ने धामी सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि अभी कई और नेता पाला बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन नेताओं को आदतन दल बदलने वाला बताते हुए इस घटनाक्रम को कमतर आंकने की कोशिश की है।
भारत की अगली जनगणना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक जो लिव इन कपल खुद को एक स्थिर रिश्ते में मानते हैं, उन्हें अब विवाहित के रूप में गिना जाएगा। जनगणना 2027 के लिए जारी नए पोर्टल पर यह स्पष्ट किया गया है कि यह डेटा यूजर के स्वयं के बयान पर आधारित होगा। जनगणना का पहला चरण इस बुधवार से शुरू हो रहा है, जिसमें घरों की स्थिति और सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी। नेपाल की नवनिर्वाचित सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है। मूक नायक की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बालेन शाह ने घोषणा की है कि राज्य सदियों से दलित समुदाय के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेगा। सरकार ने 15 दिनों के भीतर इस क्षमायाचना को जारी करने और विशेष सामाजिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत करने का संकल्प लिया है। नेपाल की 13% दलित आबादी लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद दोहरी सदस्यता खत्म करने के लिए ये संवैधानिक कदम उठाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, क्योंकि वे बिना सदन का सदस्य रहे भी 6 महीने तक पद पर रह सकते हैं। नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों पर एक काल्पनिक प्रयोग के जरिए सवाल उठाए हैं। पटेल लिखते हैं कि अगर वैसी ही तबाही और हत्याएं अमेरिका में हुई होती जैसी ईरान ने झेली हैं, तो क्या वैश्विक प्रतिक्रिया इतनी ही शांत होती? पटेल के अनुसार भारत का वसुधैव कुटुंबकम का नारा खोखला लगता है जब हम कुछ देशों के प्रति सहानुभूति रखने में पक्षपात करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ट्रंप की आक्रामक नीतियां और ईरान की रक्षात्मक शर्तें किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 2500 विशेष मरीन कमांडो तैनात किए हैं। ये तैनाती हुतियों द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों और सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हॉर्मुज़ जलमरूमध्य को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के बिजली और ऊर्जा ढांचे को पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने इसे ईरान के पागलपन का अंत बताया है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।